अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today we will study chapter number 19 of biology of class 9th. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And now open your book and chapter number 19 of biology. And today our topic is pathogens, but first we have to recite the dua of ilm. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. So inshallah, my dear students, after this lecture you will be able to understand that what are pathogens there and what are microorganisms, and inshallah you will easily differentiate the difference between the pathogens and the microorganisms, and some differences between some pathogens and the harmful effects of pathogens. तो सबसे पहले हम पैथोजन को डिस्कस करते हैं कि पैथोजन आपके पास क्या होता है। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज इज नोन एज पैथोजन। सिंपली जो सिंपल इसकी एक वन लाइन डेफिनेशन है समझने के लिए कि कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करने की सलाहियत रखे किसी भी जानदार के अंदर, वो आपके पास पैथोजन कहलाता है। अब सवाल है कि डिजीज़ कॉज करने की सलाहियत रखे, तो सबसे पहले हमें उसको डिजीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये डिजीज़ क्या है, बीमारी। तो डिजीज़ सिंपली तौर पे क्या कहलाती है? एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ अ पार्ट, ऑर्गन और अ सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सिस्टम का कोई भी पार्ट या ऑर्गन अगर एबनॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर दे, यानी कि वो काम जो आमतौर पे नहीं करता लेकिन वो ना कर रहा हो, तो वो आपके पास जो है वो डिजीज़ कहलाती है। जैसे मैं अगर कोई लंग्स की एग्जांपल दूं कि लंग्स का काम जो है वो रेस्पिरेशन का है, तो अगर वो एक टाइम रेस्पिरेशन मुश्किल से या नहीं कर पाती, तो इसको इस एक डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू में लाया जाता है कि कुछ आपके ऑर्गन के अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ आपके पास कुछ इसमें एबनॉर्मल चीज़ हुई है, तो उस एबनॉर्मल कंडीशन को हम मेडिकल या बियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर हम डिजीज़ का नाम देते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ माइक्रोस्कोपिक, विच मीन्स सो स्मॉल दैट पीपल कैन नॉट सीम विद द नॉर्मल आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सिंपली जो माइक्रोब होता है, वो इस किस्म के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि हम उनको माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, यानी कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपने नॉर्मल आंख या नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। ऑल पैथोजेंस आर माइक्रोब्स बट ऑल माइक्रोब्स आर नॉट पैथोजेंस। सबसे अहम डिफरेंस, सबसे बेसिक डिफरेंस कि जितने आपके पास ऑलमोस्ट पैथोजेंस आपको मिलते हैं, वो ऑलमोस्ट जो है वो माइक्रोब्स होते हैं या आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास पैथोजन हरगिज़ नहीं होते। ये एक डिफरेंस है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस का। एक बार फिर से इस पॉइंट को कहना में समझते हैं कि हर पैथोजन जो है वो आपके पास माइक्रोब है, लेकिन हर माइक्रोब आपके पास कभी भी पैथोजन नहीं होता। टाइप्स ऑफ पैथोजन जो हमें मिलते हैं वो आपके पास हमें बैक्टीरिया मिलता है, फंगाई जिसको हम फंजाई भी कहते हैं, और इसमें हमारे पास कुछ प्रोटोजोआ हैं और कुछ वायरसेस भी हैं हमारे पास। बैक्टीरिया को समझते कि जो हमने बिल्कुल थॉरली तौर पर इसको समझा हुआ भी कि
के बैक्टीरिया क्या है, सिंपली एक प्रोकैरियोटिक सेल है आपके पास बैक्टीरिया, जिसको हम सिंगली तौर पर बैक्टीरियम कहते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। दे लैक न्यूक्लियस सच एज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे डू नॉट हैव द ट्रू न्यूक्लियस फाउंड इन जस्ट लाइक यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसके अंदर जो है कई किस्म के ऑर्गेनल्स आपके पास नहीं मिलते, जिसमें आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसमें आपको ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं मिलता यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की तरह। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है, बहुत ही हॉट और बहुत ज़्यादा कोल्ड, यानी कि एक तरह से बहुत ही मुश्किल इन्वायरमेंट के अंदर भी सर्वाइव करने की सलाहियत रखता है। एक तरह के यूबिक्विटस और ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको दुनिया में हर जगह मिल सकता है। एवरेज साइज जो है वो बैक्टीरिया का वो 0.2 से 2.0 माइक्रोन मीटर है, जबकि कुछ जो हैं वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर्स तक की भी रेंज तक के भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है वो मिले हैं। अगर हम सिंपली फंजाई की बात करें तो ये सिंपली यूकैरियोटिक होते हैं, बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं, बेस्ट साइक्लर्स, जो कि आपके पास एक न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही होती है, जो आपके पास फूड चेन जो आपके पास फूड चेन या फूड वेब होती है, उसके अंदर जो डिकम्पोजर्स का सबसे अहम रोल है वो इन्हीं फंजाई का आपको मिलता है। इनके अंदर ना ही किसी भी किस्म का कोई भी क्लोरोफिल नहीं मिलता, यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जो कि हाइफी बनाते हैं, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और जो कि कुछ यूनिसेलुलर भी इसके अंदर मिलते हैं, जैसे इसमें यीस्ट है। नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि मोटिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरे का मूव नहीं कर सकते। सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है, और काफ़ी ज़्यादा इनकी जो फंक्शन है वो प्लांट या से नहीं बल्कि एनिमल से रिलेट करते हैं। प्रोटोजोआ की अगर हम सिंपली तौर पे इंट्रोडक्शन के तौर पे बात करें तो प्रोटोजोआ आपके पास यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये आपके पास जो है वो जूलॉजी के अंदर ही जो है वो काउंट आउट किए जाते हैं, और एक माइक्रोस्कोपिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल पर रिटेन करते हैं। शेप और साइज में कई स्पीशीज जो है वो बिल्कुल फंगल सेल की तरह ही इनकी आपको मिलेगी। काफ़ी आम जगहों पर ही आपको प्रोटोजोआ जो है वो मिल जाते हैं। आपको इवन ये कि ड्राई सॉइल के अंदर भी ये जो है वो एक खास सिस्ट की फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, जबकि अगर हम इनको फ्री लिविंग तौर पे अगर आप देखना चाहते हो तो आप इनको फ्रेश वाटर या मरीन इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि जहाँ पे पानी वगैरह मौजूद होता है, तो ये सी वाटर और फ्रेश वाटर के अंदर आपको बहुत फ्री लिविंग है, बहुत बड़ी तादाद में आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये इन्हिसार रखते हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एनिमल प्लांट को इन्फेक्ट करती हैं, जो कि पैरासाइट्स हैं। वायरस इन सब से डिफरेंट, वायरस का मतलब सिंपली पॉइजन है, एक सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ये माइक्रोस्कोप से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, यानी कि सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, और सबसे ज़्यादा विरुलेंट भी यही हैं इन सब के अंदर। और ये अगर किसी होस्ट सेल से बाहर होते हैं तो ये वायरॉन कहलाते हैं। वायरस की ये प्रॉपर्टी है कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया, फंगस और हर चीज़ आपको मिलती है। आपको इकोसिस्टम, इस अर्थ की इकोसिस्टम आपको लगभग हर जगह मिल सकते हैं, और काफ़ी मुख्तलिफ जो है इनकी जो कहने के एटिनिटी है जो है वो काफ़ी बियोलॉजिकल टाइप से काफ़ी न्यूमेरस है, काफ़ी डिफरेंट है, और वायरस की स्टडी को जो है हम वायरोलॉजी का नाम देते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम पैथोजन तो डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैन एंड बायोलॉजी से इसका क्या ताल्लुक है। मैन एंड बायोलॉजी का ये ताल्लुक है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमने कई चीज़ें लास्ट टाइम भी डिस्कस करी कि हम काफ़ी हमने जब नेचर की साइकिल को क्रॉस आउट किया है तो हमें उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिला है, लेकिन आज हम जो हैं ऐसा नहीं है कि इंसान ने हमेशा से ही नेचर की बाउंड्रीज़ को जो है वो क्या है क्रॉस किया है। तो कुछ काम हम बल्कि हमने कई काम जो हैं वो नेचर की बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर भी करे हैं, और जब हमने ये चीज़ों के बारे में जानना, पढ़ना, सीखना शुरू किया तो हमारे पास ये चैलेंज पैथोजन का सबसे पहले आया था
कि इंसान जो है वो उस टाइम पे जब ना तो माइक्रोस्कोप था, ना तो हमें ये पता था कि वायरस बैक्टीरिया नाम की भी कुछ कोई चीज़ होती है, तो कई लाखों इंसान जो हैं वो किसी वबा या बीमारी की वजह से अचानक से मर जाते थे और हमें इस चीज़ का रीज़न या वजह नहीं मालूम होती थी। तो मैन इन बायोलॉजी ने जब इंसान ने जो है इनके साथ एक तरह का रिलेशन और इन पे जब स्टडी करनी स्टार्ट करी, तब उसको ये मालूम पड़ा कि कई कई इसमें कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इंसानों के अंदर और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ कॉज करने की सलाहियत रखते हैं। तो फिर इंसान ने उनके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट किया। तो ये एक तरह का एक बहुत शॉर्ट नहीं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम इंशाल्लाह कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम अभी इन पैथोजेंस का एक तरह का इंट्रो जानने और आम ज़िंदगी में हम इनको कैसे डिफीट करते हैं या किस टेक्निक से इनको हराते हैं, हम पहले उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं पैथोजेंस के जो हमारे डेली लाइफ में हमें इनका सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आपके पास फूड स्पॉइलेज है, खाने का सड़ जाना। पहले ये क्या है इसको डिस्कस करते हैं। फूड स्पॉइलेज इज द प्रोसेस लीडिंग टू अ प्रोडक्ट बिकम आइदर अनडिजायरेबल और अनएक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन with associated changes involving alternate in taste, smell, appearance or texture. Microbial spoilage is often due to the growth of स्पॉइलेज बैक्टीरिया और मोल्ड्स। आपके पास सिंपली है कि हम अगर फूड स्पॉइलेज की एक बहुत ही सादा डेफिनेशन को समझे, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन को समझे, तो हमें ये समझ में आता है कि आपके पास जो फूड स्पॉइलेज का जो आपके पास प्रोसेस है वो ये है कि जब खाना आपके लिए अनडिज़ायरेबल हो जाता है, जब आप उसको उसका टेस्ट और स्मेल और उसकी अपीयरेंस जो है आपको पसंद नहीं आती, तो वो फूड स्पॉइल हो गई यानी कि सड़ गया है। और माइक्रोबियल स्पॉइलेज ये कहलाती है कि जब उसी खाने के अंदर इन माइक्रोब्स की ग्रोथ आ जाए या इसके अंदर वो बैक्टीरिया या वो फंगस ग्रो हो जाए, तो आपके पास वो माइक्रोबियल स्पॉइलेज कहलाती है। फूड बॉर्न इलनेस क्या कहलाती है आपके पास सिंपली? फूड बॉर्न इलनेस आर यूजुअली इन्फेक्शन और टॉक्सिक इन नेचर कॉज बाय द बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट और केमिकल सब्सटेंसेस एंटरिंग द बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। आप अगर यही फूड स्पॉइलेज या स्पॉइलेज फूड जो है आप अगर कंज्यूम कर लेते हैं या खा लेते हैं, तो आपको फूड बॉर्न इलनेस यानी कि खाने के ज़रिए आपको वो बीमारियां कुछ हो जाती हैं। अब ये बीमारियां जो हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं कि वो फंगस या वो बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में गया वो आपको डायरेक्ट जाके इन्फेक्ट कर रहा है, या वो केमिकल जो उसने खाने के अंदर रिलीज करे हैं आप उससे बीमार हुए हैं। फूड बॉर्न पैथोजन कैन कॉज डायरिया एंड डिबिलिटिंग इन्फेक्शन इंक्लूडिंग मेंटिटिस। अब आपके पास जो है ये जो फूड बॉर्न पैथोजन है ये आपके पास आपको किसी किस्म का आपको डायरिया और दूसरी किस्म की बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं। केमिकल कंटामिनेशन कैन लीड टू एक्यूट पॉइजनिंग और लॉन्ग टर्म डिजीज सच एज कैंसर। फूड बॉर्न डिजीज में लीड टू लॉन्ग लास्टिंग डिसेबिलिटी एंड डेथ। अब अगर यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं आप इस हद तक खतरनाक किस्म के केमिकल आपके खाने के अंदर रिलीज कर सकते हैं कि अगर आप वो फूड कंज्यूम कर लें, तो आपको जब फूड बॉर्न इलनेस हो जाएगी तो वो केमिकल जो हैं वो आपकी बॉडी में एक बहुत ही डिज़ास्टर भी ला सकते हैं कि उससे आपको कैंसर भी हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी भी हो सकती है, यानी कि अपाहिज हो जाना या कोमा में चला जाना। आपको यहाँ तक चीज़ें इसके अंदर रिपोर्ट हुई हैं और कई केसेस में जो है वो ह्यूमंस की डेथ तक रिपोर्ट हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैथोजन जो हैं वो कितने जो है हार्मफुल हैं, ये कितने विरुलेंट हैं और जो ये केमिकल रिलीज़ करते हैं उससे हमें कितना नुकसान पहुंच सकता है। एक 2018 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो आपके पास लो और मिडिल इनकम वाले कंट्रीज़ हैं, यानी कि डेवलपिंग जो हैं कंट्रीज़, तो वो जो है फूड बॉर्न डिजीज़ में जो उनको लॉस होता है कि यानी कि ये जो माइक्रोब जो हैं जो वो सालाना तौर पर जो है उनका जो खाना ख़राब करते हैं, वो एक अंदाजे के मुताबिक जो वो 95 बिलियन US डॉलर्स के इक्वल है। और जबकि उस खाने को खाने के बाद जो लोग बीमार पड़ते हैं, जिनको फूड बॉर्न इलनेस होती है, तो उन पर जो ट्रीटिंग या उन पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो ऑलमोस्ट जो है वो 15 बिलियन US डॉलर्स है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक माशी या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो नहायत ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आपके पास जब हमें
कुछ इतने बड़ी और इतने ख़तरनाक चीज़ों का जब सामना होता है तो हमें उसके लिए कई कंट्रोल मेजर्स भी अप्लाई और सीखने पड़े, जो कि हमें बियोलॉजी ने ही सिखाए। जब हमने इन एक एक ऑर्गेनिज्म को आहिस्ता आहिस्ता की करके स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमने इनकी बहुत सारी प्लस पॉइंट भी जाने और कई हमने इनके नेगेटिव पॉइंट भी सीखे। तो उन नेगेटिव पॉइंट को देखते हुए हमने कुछ टेक्निक्स हमने जो है वो इन्वेंट करी, जिसको हमने फूड प्रिजर्वेशन का नाम दिया। तो सिंपली फूड प्रिजर्वेशन क्या है कि फूड प्रिजर्वेशन प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। के फूड प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बचाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, किसमें, फूड के अंदर। फूड प्रिजर्वेशन में ऑल्सो इंक्लूड प्रोसेसेस दैट इनहिबिट विजुअल डिटोरिएशन सच एज एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन इन एप्पल्स आफ्टर दे कट ड्यूरिंग द फूड प्रिपरेशन। फूड प्रिजर्वेशन ना सिर्फ बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है बल्कि कुछ केमिकल्स के रिएक्शन को भी रोकता है जो कि हमारे खाने को ख़राब करते हैं। जैसे कि आमतौर पे हम अपने घर में जब एप्पल को कट करते हैं तो और हम उसको अगर ओपन तौर पर छोड़ दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें ब्राउनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ब्राउनिंग किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं बल्कि एक ख़ास एंजाइमेटिक केमिकल की वजह से आ रही होती है। तो उसके अंदर कई ऐसी टेक्निक्स हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम इन ब्राउनिंग को भी रोक सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन जो है वो उनके दो टेक्निक्स हैं। एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, यानी कि वो वक्त के बहुत कई हज़ारों सालों से वो टेक्निक जो कि इस्तेमाल होती भी आ रही हैं, और आज की मॉडर्न और इंडस्ट्रियल टेक्निक। सबसे पहले हम बहुत सिंपली और शॉर्ट फॉर्म में जो है हम जो है वो हम ट्रेडिशनल टेक्निक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उसके अंदर है करिंग। करिंग का मतलब है एक सिंपल तौर पर ड्राइंग, यानी कि किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को जो ड्राई हो सकता है हम उसको अंडर द सनलाइट जो है वो ड्राई कर लेते हैं। उसकी वजह से वो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो प्रिजर्व रहता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए मॉइस्चर या वाटर रिक्वायर्ड है। तो जब भी आप किसी अपने प्रोडक्ट को ड्राई कर लेते हैं तो उसमें से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट या स्टॉप हो जाती है। कूलिंग, कुछ हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम ड्राई नहीं कर सकते तो हम उनको कूलिंग प्रोसेस की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमारे घरों के अंदर जो फ्रिज वगैरह के अंदर जो हमारा अपने खाने पीने का सामान रखा होता है तो हम उनको एक तरह से कूलिंग का प्रोसेस ज़रूरत है ताकि वो अपने वक्त से पहले ख़राब ना हो जाएं। तो कुछ टेम्परेचर डाउन करने से हमने ये चीज़ भी सीखी कि माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं कि फ्रिज के अंदर भी रखे चीज़ें हमारी कई ख़राब हो जाती हैं, कई ऐसे पैथोजेंस भी हैं। तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे गए जो कि हमारे पास फ्रीजिंग कहलाया, कि यानी कि जब टेम्परेचर हम बहुत कम कर दें बिल्कुल माइनस में कर दें तो हमारे पास चीज़ भी एक तरह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास प्रिजर्व रहते हैं, जिसमें हमारा मीट वगैरह है और उसके अंदर जो है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर पे माइक्रोब्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते। कुछ हमारे पास ऐसे प्रोसेस भी हैं जिसमें हमने चीज़ों को जो है वो पहले बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया और फिर हमने उसको फ्रीज़ कर दिया। तो हमारे पास बॉइलिंग टेक्निक से फिर भी हमने सीखा कि माइक्रोब जो हैं वो उनको अगर 100+ डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी चीज़ को बॉईल किया जाए तो उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं या उनके स्पोर या उनके एग होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली तौर पर किल हो जाते हैं। शुगरिंग और ब्राइन, ये बहुत ही पुराना मेथड है कि जिसमें हम कई सारी चीज़ों को जो है वो एक ख़ास किस्म के सोल्यूशन के अंदर डिप करके प्रिजर्व करते हुए आए हैं, जिसमें शुगरिंग जो है, जैसा कि हमको पता है कि हनी जो है और जो कि शहद कहलाता है वो नहायत ही विस्कस है और वो शहद कभी भी ख़राब नहीं होता। तो पहले के टाइम पे जो है वो कई आपके फ्रूट और जो आपके पास फ्रूट्स होते थे उनको कट करने के बाद इसी हनी या शहद के अंदर डिप करके लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता था। और इसके अलावा आपके पास कई ऐसी भी चीज़ें होती थी कि जिनको हम ब्राइन सोल्यूशन के अंदर प्रिजर्व करते थे, जिसका मतलब था कि सॉल्टी वाटर यानी कि नमकीन पानी जो होता है हम उसको उसके ज़रिए भी चीज़ों को उसमें डिप करके चीज़ों को प्रिजर्व करते थे, क्योंकि इस ज़्यादा सॉल्टी वाटर के अंदर भी माइक्रोब्स आपके ग्रो नहीं कर पाते। तो ये कुछ आपके पास ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं जो बहुत टाइम से इस्तेमाल होती हुई आ रही हैं और जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व करते थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है हमारे पास आज की मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्निक्स वो क्या हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले है पैस्चराइजेशन।
पेस्चराइजेशन जो है एक एक प्रोसेस है जो कि लिक्विड फूड की स्पेशली प्रिजर्वेशन में काम आता है। इसके अंदर सिंपली क्या प्रोसेस हो रहा होता है कि हम पहले उस प्रोडक्ट को जो है बहुत हाई टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं, जिससे उसमें अंदर मौजूद जो है बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं, जो आमतौर पर जो पैकिंग मिल्क पैक के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं, इनके डब्बों के अंदर जो दूध मिलता है वो इसी प्रोसेस यानी कि पेस्चराइजेशन से गुजरा हुआ होता है। इसमें सबसे पहले हम सिंपली जो है हम किस तो इसमें जो है वो नॉर्मली उस मिल्क को या उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं 15 से 30 सेकेंड। उस दौरान जो है वो उसके अंदर जितने भी माइक्रोब स्पेशली बैक्टीरिया जो हैं वो सब जो है वो किल हो हो जाते हैं। फिर हम उसको अचानक से कूल डाउन कर देते हैं ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उससे ये होता है कि जब वो अचानक से उसको ठंडा किया जाता है और जब उसको तो उससे जो है हम वो चीज़ें जो उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, और फिर हम उसको एक तरह की स्पेशल पैकेज के अंदर पैक कर देते हो। तो एक तरह से जो है आपके पास इस तरह की स्टेलाइज बॉटल तैयार हो जाती हैं, जिसके अंदर किसी भी किस्म के कोई भी माइक्रोब्स आपके पास मौजूद नहीं होते। वैक्यूम पैकिंग भी हमारे पास काफ़ी कॉमन है। वैक्यूम पैकिंग में आमतौर पर ये किया जाता है कि कोई भी आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कि आमतौर पे हमारे पास जितने भी नट्स वगैरह यानी कि जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जब हम उसको किसी शॉपर या किसी पॉलीथीन की पैकिंग के अंदर पैक करते हैं, तो हम एक ख़ास मशीन के ज़रिए उसमें जितनी उसके अंदर जितनी भी एयर होती है हम उसको उसमें से एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। और क्योंकि हम ये जानते हैं कि एयर के अंदर मॉइस्चर और माइक्रोब दोनों होते हैं, तो जब हम उसमें से बिल्कुल एयर एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं तो आपके पास वो उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उसकी ग्रोथ का चांस नहायत ही बहुत ही कम हो जाता है। और इसमें सबसे एक अहम पॉइंट ये भी है कि इस बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। जब हम उसमें से एयर ही क्या नाम है निकाल लेते हैं, तो फिर वैक्यूम के ज़रिए तो उसके अंदर पैथोजेंस की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती। फिर है हमारे पास आर्टिफिशियल फूड एडेक्टिव। हमारे पास इस तरह के कई केमिकल्स मौजूद हैं, और इस तरह के अब कई एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स जो है बियोलॉजी ने काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार कर लिए हैं कि वो केमिकल्स हम अगर अपने खाने में या हम अपने फूड के अंदर ऐड करते हैं तो उससे हमें तो नुकसान नहीं होता, लेकिन उन केमिकल्स के ज़रिए जो है वो आपकी जितनी भी ग्रोथ है पैथोजेंस की वो नहीं हो पाती। तो वो आपके पास एक तरह के प्रिजर्वेटिव केमिकल्स कहलाते हैं, और इन केमिकल्स की में आमतौर पर आपके पास कैल्शियम प्रोपिनेट, कैल्शियम नाइट्रेट और ये सल्फेट वगैरह ग्रुप शामिल हैं। तो जब ये आप खाने में ख़ास अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में जब आप ऐड करते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट होता है या जो भी आपको फूड होता है उसकी शेल्फ लाइफ जो है आमतौर पर बढ़ जाती है। जो हम आमतौर पर अपने घरों में केचप्स वगैरह और मायोनीज़ वगैरह खाते हैं, तो उसके अंदर इसी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स और फूड एट्रैक्टिव जो हैं वो ऐड हुए हुए होते हैं। इरिटेशन जो है ये भी आज के ज़माने का नहायत ही अहम और सबसे मॉडर्नाइज प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर सिंपली तौर पर ये हो रहा होता है कि हमें ख़ास किस्म की रेज़ जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये आमतौर पे गैमा रेज होती हैं जो कि मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव सोर्सेज से निकली होती हैं। जब हम उसके ज़रिए से जब हम अपने प्रोडक्ट को पास आउट करवाते हैं, तो वो रेज जो हैं वो फूड के सेल के अंदर तक जाती हैं, और अगर कहीं भी कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इस तरह का पैथोजन मौजूद है तो वो उसको ऑन द स्पॉट किल आउट कर देती हैं। तो उस तरह से जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल स्टेलाइज या बिल्कुल फ्री फ्रॉम जर्म्स या फ्री फ्रॉम पैथोजेंस हो जाता है। ये रेज इतनी ख़तरनाक होती है कि अगर उसमें चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे मोल्ड्स हो यानी कि फंगस हो, और इवन चाहे इंसेक्ट पेस्ट भी हो, तो ये उनको भी ईजिली तौर पर किल आउट कर देते हैं। ये इरिटेशन को हम आमतौर पे कोल्ड पेस्चराइजेशन का नाम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म की हीट जनरेट नहीं हो रही होती। बायो प्रिजर्वेशन एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आपके पास एक टेक्निक है, जिसमें हम नेचर में मौजूद कुछ इस किस्म के सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे दोस्त हैं और इन पैथोजन के जो कि दुश्मन होते हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं अपने फूड के अंदर। जब हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के अंदर ऐड करते हैं या उस फूड की लेयर के ऊपर क्या नाम है लगा देते हैं, तो
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे सिम्बियोटिक या हमारे जो दोस्त या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पैथोजेंस को उस फूड के ऊपर या उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ग्रो नहीं होने देते। तो ये आमतौर पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा जो है वो अच्छी टेक्निक मानी जाती है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। इससे पहले हमने जितने पढ़े उससे उसमें कई एक काफ़ी बड़ी तादाद में हीट और रेस वगैरह एमिट हो रही होती हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे लिए डेंजरस हैं बल्कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी डेंजरस हैं। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स के। इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह जो है आप इन सवाल के जवाब बहुत ईजिली तौर पे दे सकते हैं, कि जिसमें व्हाट इज़ पैथोजन है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आप वायरस और बैक्टीरिया के अंदर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आप मैं अगर आपसे सिंपल तौर पे इसका नाम पूछता वो भी बता सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन क्या कौन कौन से हैं वो भी हमने डिस्कस करे। बायो प्रिजर्वेशन क्या होती है और प्रेशराइजेशन क्या होती है ये भी आपने बहुत ही ब्रीफली तौर पर इसको सुना और समझा भी। In the end, my dear students, I hope that everything I've taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khair.